सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 22 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है मौखिक अभिव्यक्ति। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और जानते हैं मौखिक अभिव्यक्ति के विषय में कि क्या होती है। पाठ 22 मौखिक अभिव्यक्ति। भाषा मूल रूप से मौखिक होती है। मुख से बोलने पर ही शिक्षित मनुष्य की पहचान होती है। छात्रों को चाहिए कि वे मुख से अपनी बात कहने को महत्व दें। इसी को मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। इसके अंतर्गत कहानी कहना, भाषण देना, अपना परिचय देना, किसी से बातचीत करना, कविता पढ़ना, चुटकुला सुनाना आदि कलाएं आती हैं। ये कलाएं अभ्यास से आती हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कलाएं और उनके अभ्यास दिए जा रहे हैं। तो हम जानते ही हैं कि जो भाषा का मूल रूप होता है वो मौखिक होता है। यानी कि पहले जब लिखने का कोई साधन नहीं था, लिपि नहीं बनी थी, तब हम अपनी बातों को मुख से ही व्यक्त करते थे, मौखिक रूप से ही बताते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारी भाषा का विकास होता गया, चिन्ह बनाए गए, भाषा को लिखने के लिए लिपि चिन्ह बनाए गए, तब से भाषा का लिखित रूप तैयार हुआ। अगर मनुष्य ठीक प्रकार से बोलना जानता है, अपनी बातों को अभिव्यक्त करना जानता है, तो ही हम कह सकते हैं कि वो एक शिक्षित मनुष्य है। तो छात्रों को इस चीज की आवश्यकता होती है कि वह अपनी बात को ठीक ढंग से कहना सीखें। अपनी बात को ठीक ढंग से प्रस्तुत करने का तरीका, अपने विचारों को व्यक्त करने का तरीका ही मौखिक अभिव्यक्ति कहलाता है। इसके अंतर्गत जो चीजें आती हैं वो होती हैं कहानी कहना, भाषण देना, अपना परिचय देना, किसी से बातचीत करना, कविता पढ़ना, चुटकुला सुनाना आदि। और ये सारी चीजें, इन सभी चीजों को कहने की कला होती है। और ये कला ऐसे ही नहीं आ जाती किसी व्यक्ति के अंदर। उसको ये कला बहुत अभ्यास के द्वारा ही आ पाती है। वो बहुत अभ्यास के द्वारा ही इस कला को सीख पाता है। तो नीचे इनके बारे में कुछ अभ्यास दिए जा रहे हैं, उनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। सबसे पहला है कहानी कहना। कहानी कहना, कहानी या कथा कहना एक रोचक कला है। कहानी सुनाने वाले में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। अगर हम कहानी कहना चाह रहे हैं तो कहानी कहना अपने आप में बहुत बड़ी कला होती है। और जो व्यक्ति कहानी सुनाने वाला है, यानी कि वक्ता, उसके अंदर निम्नलिखित गुण होने चाहिए, तभी वह अच्छी कहानी कह पाता है। सबसे पहला है कहानी पूरी तरह याद होनी चाहिए। उसमें आए संवाद भी अच्छी तरह याद होने चाहिए। वक्ता जो कहानी कहने जा रहा है, उसे सबसे पहले अगर वो कहानी को मौखिक तौर पर प्रस्तुत कर रहा है तो उसे कहानी पूरी याद होनी चाहिए। और उसमें जो जो संवाद आए हैं उनको भी उसे अच्छी तरीके से याद कर लेना चाहिए। कहानी सुनाने से पहले श्रोताओं को संबोधित करना चाहिए, जैसे आदरणीय अध्यापक जी तथा मेरे सहपाठियों। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, जैसे एक राजा था, उसका नाम दशरथ था। दशरथ के 4 पुत्र थे, बड़े पुत्र का नाम राम था। एक दिन की बात है। हम जो भी कहानी सुनाएं, हमें ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि कहानी में जो वाक्य बोले जाने हैं वो बहुत छोटे छोटे होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए कि दूसरे सामने जो श्रोता है वो उसे आसानी से समझ सके। जैसे अगर हम कहानी सुना रहे हैं राजा दशरथ के बारे में, तो ऐसे बताएंगे एक राजा था, उसका नाम दशरथ था, उनके 4 पुत्र थे, बड़े पुत्र का नाम राम था। और फिर हम अपनी आगे बात कहना शुरू करेंगे। एक दिन की बात है। सभी वाक्य कड़ी की तरह एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। वाक्यों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा वाक्य के बाद कौन सा अगला वाक्य आना है। कहानी का अंत बहुत प्रभावशाली होना चाहिए। कोई भाषण या उपदेश देने की बजाय कहानी का अंत घटना या संवाद से होना चाहिए। तो कहानी में सबसे जरूरी चीज क्या है कि जब हम कहानी का अंत करें वो बहुत ही प्रभावशाली हो। हमें कहानी के अंत में कोई भाषण नहीं देना चाहिए, कोई उपदेश नहीं देना चाहिए। उसके बदले या तो हमें अपनी कहानी का समापन किसी संवाद से करना चाहिए या फिर किसी घटना को सुनाकर। तो यहाँ पर हमने जाना कि किस प्रकार से हम कहानी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक कहानी बताई गई है, बाबा भारती की कहानी है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार से हम इसको सुनाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बाबा भारती एक साधु थे। उनके पास एक सुंदर घोड़ा था। उसका नाम सुल्तान था। बाबा भारती सुल्तान से बहुत प्यार करते थे। सुल्तान इतना चुस्त और ताकतवर था कि
जो भी उसे देखता देखता ही रह जाता था। एक दिन एक डाकू की नजर उस पर पड़ी। उसने बाबा से घोड़ा मांगा। बाबा ने देने से इनकार कर दिया। डाकू बोला, बाबा यह घोड़ा तो मैं लेकर मानूंगा। बाबा भारती डर गए। वे दिन रात उसकी सुरक्षा करने लगे। एक दिन बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर जंगल में से जा रहे थे। तभी एक बूढ़े रोगी ने करहा कर कहा, बेटा तुम मुझे मेरे गांव तक छोड़ दो। बाबा भारती को उस पर दया आ गई। उन्होंने रोगी को सहारा देकर घोड़े पर बिठा लिया। परंतु यह क्या, वह तो डाकू था। वह घोड़े पर बैठते ही रफू चक्कर हो गया। बाबा भारती ताकते रह गए। बाबा भारती ने डाकू को जाते जाते कहा, लो यह घोड़ा अब तुम्हारा हुआ, पर मेरी एक बात मान लो, तुम वह घटना किसी से न कहना, वरना आज के बाद लोग किसी दीन दुखी की सहायता करना छोड़ देंगे। डाकू ने उस समय बाबा भारती की बात हवा में उड़ा दी, परंतु उसके मन में बाबा भारती के वचन गूंजते रहे। उसे ग्लानि होने लगी। उसे लगा कि उसने बाबा भारती जैसे महात्मा को धोखा दिया है। एक सुबह बाबा भारती को अपने घोड़े के हिनहिनाने की आवाज सुनाई दी। वे सिहर से उठे। वे गुड़साल में पहुंचे। देखा घोड़ा वहां बंधा था। तो यहाँ पर देखा हमने कि किस प्रकार से कहानी का, हम जब किसी को कहानी सुनाते तो किस प्रकार से कही जाती है और हमें किन किन बातों को, किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना होता है जब हम कहानी सुनाने जा रहे हों। अब हमारा अगला है भाषण देना। ये भी मौखिक अभिव्यक्ति का एक साधन है। तो पढ़ते हैं चलिए भाषण के बारे में। भाषण का अर्थ है किसी विषय पर बोलना। एक अच्छे भाषण में ये बातें होनी चाहिए। भाषण का अर्थ क्या होता है? किसी विषय पर बोलना, यानी कि किसी विषय पर अपने विचारों को व्यक्त करना। तो अगर हम एक अच्छा भाषण देना चाह रहे हैं तो हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आवश्यक है हमारा इन बातों को ध्यान में रखना। सबसे पहला है भाषण रोचक और जोशीला होना चाहिए। तो भाषण ऐसा हो जिससे कि उसको सुनकर लोगों को उसको सुनने में रुचि आए, उन्हें अच्छा लगे वो सुनकर। और दूसरा जोशीला, यानी कि उनके अंदर एक उत्साह, एक जोश पैदा हो। नेक्स्ट है वक्ता की आवाज में उतार चढ़ाव और उत्साह होना चाहिए। जो भाषण को सुनाने वाला है, जो वक्ता है, उसकी आवाज में प्रसंग के अनुसार, वाक्यों के अनुसार उतार चढ़ाव आना चाहिए और साथ ही साथ वो उत्साह पूर्वक अपने भाषण को सुनाए। अगर वह उत्साह पूर्वक अपने भाषण को नहीं सुनाएगा तो लोग उसकी बात को सुनना ही नहीं चाहेंगे। बीच बीच में कविता की पंक्तियां या सूक्तियां आनी चाहिए। जब वह भाषण दे रहा हो तो अपने भाषण में कुछ कविता की पंक्तियों का समावेश वो कर सकता है और सूक्तियों को भी रख सकता है। इससे क्या होगा, भाषण प्रभावशाली हो जाएगा। श्रोताओं को संबोधित करके उनका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहिए। जितने भी श्रोतागण हैं, यानी कि जो भाषण को सुनने आए हैं, सबसे पहले उनको संबोधित करना चाहिए जिससे कि उनका पूरा ध्यान भाषण सुनाने वाले की तरफ आ जाए, वक्ता की ओर आ जाए। अब है एक भाषण, हम पढ़ रहे हैं एक भाषण के बारे में। तो चलिए देखते कि किस प्रकार से भाषण दिया जाता है। तो ये है देशभक्ति पर भाषण। तो चलिए पढ़ते। आदरणीय प्राचार्य जी, गुरुजन तथा मेरे सहपाठी मित्रों, आज मैं आपके सामने देशभक्ति पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। हम जिस देश में रहते हैं, जहां का अन्न खाते हैं, जहां का जल पीते हैं, उसके प्रति प्यार से भर जाते हैं। हम उस देश के लिए कुछ करना भी चाहते हैं। हम उस देश के सुख और विकास के लिए अर्पित हो जाना चाहते हैं। यही देशभक्ति है। एक कवि ने लिखा है, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मैं भी अपने प्यारे भारत के लिए अपना तन मन धन अर्पित करना चाहता हूं। तो ये था भाषण। तो हमें इस भाषण देते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारे वाक्यों में हमेशा उतार चढ़ाव आए। हमें ये ध्यान रखना होता है कि किस वाक्य पर हमें ज्यादा जोर देना और किस वाक्य पर कम जोर देना।
अब हम अगले मौखिक अभिव्यक्ति के साधन के विषय में जानने जा रहे हैं, जो है कविता पाठ करना। कविता पाठ करना, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। किसी कविता को लय और प्रभाव के साथ सुनाना कविता पाठ कहलाता है। एक अच्छे काव्य पाठ में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। कभी भी हम किसी भी कविता को लय और प्रभाव के साथ जब श्रोतागणों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो वह कहलाता है कविता पाठ। अगर हम एक अच्छा कविता पाठ करना चाहते हैं तो हमें अपने काव्य पाठ में निम्नलिखित गुणों का समावेश करना चाहिए। तो सबसे पहले कविता पूरी तरह याद होनी चाहिए, कागज से पढ़कर नहीं सुनानी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम कविता पाठ करने जा रहे हैं तो कविता को अच्छे से याद कर लें। ये अच्छा नहीं रहता कि हम कागज में से पढ़ पढ़कर कविता पाठ करें। कविता की लय और उतार चढ़ाव का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये ध्यान रखा जाए कि कविता पूरे लय के साथ सुनाई जाए और कहाँ पर हमें बल देना है, कविता की किस पंक्ति पर हमें बल देना है और किस पर नहीं देना। उतार चढ़ाव का हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। बोलते समय आवाज ऊंची रखनी चाहिए। हमारी आवाज एकदम धीरे धीरे ना हो कि सामने वाले श्रोता उसे सुन ही ना पाए। आवाज थोड़ी तेज होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए। नेक्स्ट, चेहरे और शरीर के अंगों से भी मनोभाव प्रकट करनी चाहिए। जो हमारा चेहरा है वो भी बहुत कुछ कहता है, इसलिए जब भी हम कविता पाठ कर रहे हो तो हमारे चेहरे से भी ऐसा लगे कि हम कविता के भावों को प्रकट कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमें अपने शरीर के अंगों को भी कविता पाठ करते हुए चलाते रहना चाहिए, उनके द्वारा भी अपने मनोभावों को प्रकट करना चाहिए। निम्नलिखित कविताओं का वाचन कीजिए। तो चलिए करते कविता वाचन। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी। नेक्स्ट है हमारी कविता। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। इन कविताओं को बोलने के लिए वाणी में पूरा जोश होना चाहिए, चेहरे पर ओज चाहिए। कविता सुनाने की कला अभ्यास से आती है। जब भी हम किसी कविता का पाठ करें तो हमारी जो वाणी है वो पूरी उत्साह के साथ भरी होनी चाहिए। ठीक है, जोश के साथ हमें कविता पाठ करना चाहिए। और ये कविता पाठ की जो कला है ऐसे ही नहीं आ जाती, ये हमारे निरंतर अभ्यास के द्वारा हम सीख पाते हैं। तो हमने यहाँ पर सीखा कि मौखिक अभिव्यक्ति के क्या क्या साधन थे, किस प्रकार से हम कहानी सुना सकते हैं, कविता पाठ कर सकते हैं और भाषण दे सकते हैं। तो अब हमारा जो ये अभ्यास कार्य है इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, चलिए एक बार इनको पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप कविता सुनाने जा रहे हैं, उससे पहले अपना नाम, कक्षा, निवास स्थान बताते हुए परिचय दीजिए तथा कविता सुनाने की भूमिका बांधिए। आप भाषण देना चाहते हैं, उससे पूर्व 2 वाक्यों में अपना परिचय दीजिए। तो इसका आप अभ्यास करेंगे तभी आप ये चीजें सीख पाएंगे। तो बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि हम अपने मन के भावों को मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा कैसे व्यक्त करते हैं, किस प्रकार से हम कहानी सुनाते हैं, किस प्रकार से हम कविता पाठ करते हैं और किस प्रकार से हम भाषण देते हैं। ये सारी चीजें हमें अभ्यास के द्वारा ही आती हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छे से पाठ समझ में आया होगा। आप इसका निरंतर अभ्यास करेंगे जिससे कि आप इसमें अभ्यस्त हो जाएंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।